डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के विभिन्न पहलुओं पर हम इससे पूर्ववर्ती दो लेक्चर में भी विवेचना कर चुके हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 क्यों पारित किया गया है, इसकी उद्देश्य क्या है, ये कब लागू होता है, अन्य विधियों से ये किस प्रकार से भिन्न है, इन तमाम चीज़ों पर हम पूर्ववर्ती लेक्चर्स के अंदर लेक्चर में विवेचना कर चुके हैं। आज हम इस अधिनियम की धारा 3 में उन शब्दों का निर्वचन करेंगे जो कि इस अधिनियम के विभिन्न अध्याय को समझने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। निर्वचन का तात्पर्य होता है कि विभिन्न शब्दों को किस अर्थ में समझा जावे, अर्थात उनका क्या अर्थ वास्तविक रूप से इस अधिनियम के उद्देश्य के दृष्टिकोण से माना जावे। जैसा कि कहा गया है अधिनियम की धारा 3, लिखित से क्या तात्पर्य होता है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में लिखित शब्द से ये बताया गया है कि यदि हम अचल संपत्ति का संव्यवहार या अचल संपत्ति का बेजान वैन उपयोग उपभोग के लिए हित या अधिकार का अंतरण करना चाहते हैं और यदि अचल संपत्ति की वैल्यू 100 रुपये से ऊपर है, 100 रुपये या उससे ज़्यादा है, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में ये वर्णित किया गया है कि ऐसा संव्यवहार लिखित दस्तावेज के माध्यम से ही संपादित हो सकता है। लिखित में आवश्यक लिखित अभिप्रेत है, अर्थात ऐसा माना गया है कि अचल संपत्ति संबंधित संव्यवहार लिखित एवं अटेस्टेड अनुप्रमाणित सहित होने पर ही वैध दस्तावेज होंगे या संपत्ति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय में ऐसा लिखित दस्तावेज ही एक वैध साक्ष्य बन पाएगा। यही कारण है कि लिखित दस्तावेज अर्थात पक्षकारों के द्वारा अपने स्वतंत्र सहमति से, अपने स्वेच्छा से एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जिस बात का सबूत हो, साक्ष्य हो कि उक्त संव्यवहार पक्षकारों के द्वारा ही अपने सहमति से, स्वेच्छा से निष्पादित किया गया है। ये लिखित दस्तावेज तैयार करना ही संपत्ति अंतरण अधिनियम में वर्णित किया गया है कि लिखित दस्तावेज ही किसी भी संपत्ति के, मुख्यतः अचल संपत्ति के संदर्भ में, क्योंकि अधिनियम का अधिकांश भाग अचल संपत्ति के संदर्भ में लागू होता है, अतः ये अचल संपत्ति संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होने पर उसके स्वामित्व, उसके हक या अधिकार का एक सर्वोत्तम जो साक्ष्य माना जाएगा वो लिखित दस्तावेज ही माना जाता है। अतः लिखित जिसको पक्षकारों के द्वारा निष्पादित किया गया हो वह दस्तावेज एक लिखित दस्तावेज कहलाता है और वही साक्ष्य के रूप में न्यायालयों में संपत्ति संबंधित विवादों का एक प्रमुख सबूत माना जाता है। दूसरा टर्मिनोलॉजी का हम प्रयोग करें अनुप्रमाणित। जैसे कि आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी इज रिमूवेबल एंड प्रॉपर्टी वैल्यू इज मोर देन 100 रुपीज, देन इट मस्ट बी, क्या होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। जैसा कि ऊपर हमने कहा इट मस्ट बी रिटन एंड अटेस्टेड एट लीस्ट बाय 2 विटनेसेस। लिखित में होना चाहिए। और अनुप्रमाणित का मतलब उसको इस बात का साक्ष्य, ये लिखित दस्तावेज उस व्यक्ति के द्वारा जिसने संपत्ति के संदर्भ में संव्यवहार किया है उसके द्वारा ही निष्पादित किया गया है, उसके द्वारा ही इस वास्तविक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया है या उसकी उपस्थिति में ही उसकी स्वेच्छा से इस दस्तावेज को लिखा गया है। तो अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति जो कि गवाह की भूमिका अदा करते हैं वो इस बात को अटेस्टेड करते हैं कि दिस डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय
प्रॉपर पर्सन इन प्रेजेंस ऑफ अटेस्टेटर्स, अर्थात अनुप्रमाणित करने वाले गवाहों की उपस्थिति में उस मुख्य व्यक्ति के द्वारा ही इस दस्तावेज को लिखा गया है और उसके द्वारा ही इसका निष्पादन किया गया है। अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति उस दस्तावेज पर इस बात के हस्ताक्षर करते हैं और इस बात को अटेस्टेड करते हैं कि निष्पादक द्वारा ही निष्पादन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है और जो दस्तावेज है, संपत्ति से संबंधित जो लिखित दस्तावेज है, उस पर उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर है। अर्थात प्रॉपर वे में, सही तरीके से संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए ये दस्तावेज अनुप्रमाणित किया जा रहा है, जो पूर्णतया सही है। अनुप्रमाणित अटेस्टेशन की आवश्यकता क्यों होती है? यदि उस संपत्ति से संबंधित कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न होता है और कोई व्यक्ति ये कहता है कि दस्तावेज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है या मेरे द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है या ये हस्ताक्षर मेरे नहीं है, तो अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति इस बात के गवाह होते हैं। वो न्यायालय में जाकर गवाह के रूप बतौर उपस्थित होकर इस बात को साबित कर सकते हैं कि वास्तव में दस्तावेज किसके द्वारा निष्पादित किया गया है, क्या दस्तावेज सही है, इसका निष्पादन सही है, उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है या नहीं किया गया है। इस बात का प्रमाण न्यायालय में उपस्थित होकर वह दे सकते हैं और अपने हस्ताक्षर को पहचान कर साबित कर सकते हैं कि उक्त प्रक्रिया सही ढंग से संपन्न हुई है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, रजिस्ट्री कार्ड। जैसा कि वी हैव डिस्कस, ये प्रॉपर्टी इज इमूवेबल्स एंड वैल्यू इज मोर देन 100 रुपीज इन इफ one of them party wants to transfer his property to another, then registration of document is also required. In absence of proper registration, document to be deemed invalid in special circumstances. Some exceptions may be, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 रजिस्ट्रीकृत शब्द का निर्वचन इस प्रकार से करता है कि किसी भी अचल संपत्ति जिसका मूल्य 100 या उससे ज़्यादा है, उसका समव्यवहार लिखित दस्तावेज द्वारा ही पूर्ण होगा तथा ऐसे दस्तावेज का रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन उसका रजिस्ट्री होना आवश्यक है, पंजीयन होना आवश्यक है। अर्थात लिखित दस्तावेज का जब तक पंजीयन नहीं होगा तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत उस दस्तावेज का एक विशेष महत्व नहीं होता है। अर्थात रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करना विधि के अंतर्गत नितांत आवश्यक है। भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम इस संदर्भ में एक विशेष प्रावधान करती है कि किन दस्तावेजों का रजिस्ट्री होना आवश्यक है और किन दस्तावेजों का रजिस्ट्री होना आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्री होना रजिस्ट्रार कार्यालय में इस बात का एक पर्याप्त सबूत है कि उक्त समव्यवहार प्रॉपर तरीके से सही व्यक्ति के द्वारा निष्पादित किया गया है। जिस बात का भविष्य में सबूत है कि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो रजिस्ट्रार कार्यालय से भी इस बात का प्रमाण मिल सकता है कि उक्त दस्तावेज निश्चित व्यक्तियों के द्वारा ही संपत्ति अंतरण के संदर्भ में प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में अपनी स्वेच्छा से निष्पादित किया गया है। नेक्स्ट जो इसमें एक शब्द यूज किया गया है, भूबल। जैसा कि हम पूर्व में विवेचना कर चुके हैं कि संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल अचल। चल का तात्पर्य जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता हो, अचल का तात्पर्य जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन उसके वास्तविक स्वरूप में परिवर्तन किए बिना संभव ना हो। तो कुछ संपत्तियां भूबल, भूमि से मूलित अर्थात जड़ों के माध्यम से भूमि से संबंधित हो, ऐसी संपत्ति को हम भूमि से मूलित, जैसे पेड़ व झाड़ियाँ। भूमि में निविष्ट अर्थात जिनका संबंध भूमि से इस प्रकार से हमने जोड़ दिया कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से, कि उनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता या उनको नहीं मिटाया जा सकता,
भीतियाँ या निर्माण, एक लंबे समय तक उनका लाभ लेने के लिए भूमि के साथ उनको भूआबद्ध करना, तो ऐसी संपत्तियां भी अचल संपत्ति भूबद्ध संपत्ति कहलाती है। ऐसी विशिष्ट वस्तुएं इसलिए भूबद्ध है जिसका उपयोग स्थायी रूप से लंबे समय तक किया जाएगा, जिनका वास्तविक स्वरूप तो अचल नहीं है, लेकिन उनको हमने किसी स्थायी संपत्ति से, अचल संपत्ति से प्रकार जोड़ दिया है कि उनका उपयोग हम लंबे समय तक लेना चाहते हैं, तो ऐसी संपत्ति भी भूबद्ध संपत्ति होने के कारण से अचल संपत्ति की श्रेणी में मानी गई है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी एक्शनेबल क्लेम, अनयोज्य दावे। दावे का तात्पर्य होता है जिसका निस्तारण न्यायालय के माध्यम से करवाई जा सके। अनयोज्य दावे का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति ऋण लेता है, ऋण देता है या किसी प्रकार से कोई समव्यवहार करता है जो कि अनसिक्योर्ड ऋण है, लेकिन कानून में जिनको मान्यता प्रदान की गई है, अर्थात उस ऋण का दावा सिविल न्यायालय के माध्यम से इन्फोर्समेंट कराया जा सकता हो, प्रवर्तन कराया जा सकता हो, सिविल न्यायालय जिस पर अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता हो, ऐसे ऋण को, ऐसे दावे को हम अनयोज्य दावे के रूप में परिभाषित करते हैं। अधिनियम की धारा 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार अचल संपत्ति के बंधक द्वारा या चल संपत्ति के गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न, अर्थात इसमें बंधक संपत्ति पर ऋण या चल संपत्ति को गिरवी रख के लिए गए ऋण अनयोज्य दावे की श्रेणी में परिभाषित नहीं किए गए हैं। अनयोज्य दावे का तात्पर्य अधिनियम की धारा 130 में भी इस शब्द को परिभाषित किया गया है। ऐसे सभी दावे जिनके संदर्भ में दीवानी अदालत में मुकदमा चल सकता हो। इससे स्पष्ट है कि कोई भी क्लेम जिस पर दीवानी शूट फाइल किया जा सकता हो, लेकिन इसको संशोधित अधिनियम की धारा 3 के द्वारा और भी सीमित कर दिया गया है कि इसमें बंधक ऋण और चल संपत्ति गिरवी रखकर लिए गए ऋण सम्मिलित नहीं किए गए हैं। अनयोज्य दावे का तात्पर्य कोई अजमानती ऋण किसी ऐसी जंगम चल संपत्ति में फायदेमंद हित जो संपत्ति उसके कब्जे में न हो, उक्त दोनों प्रकार के ऋणों को हम अनयोज्य दावे की श्रेणी में मानते हैं। इसको एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। ब से 10,000 रुपये वचन पत्र पर लिखकर ऋण लेता है। वचन पत्र एक दस्तावेज है जिस पर यह वचन दिया जाता है कि मैंने एक्स व्यक्ति से ऋण लिया है और इस ऋण को मैं वापस अदा करने के लिए अपना वचन देता हूँ। तो ब का अ के प्रति जो दावा होगा वचन पत्र के आधार पर, वो एक अनयोज्य दावे की श्रेणी में माना गया है। इस प्रकार से विभिन्न जो टर्मिनोलॉजी इस संपत्ति अंतरण अधिनियम में प्रयोग की गई है, उसका निर्वचन हम समय समय पर इस अधिनियम में बताई गई शर्तों के अनुसार, प्रस्तुति के अनुसार करके उसका सही अर्थ निकालते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।